नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिल्ली में शराब घोटाले का मामला गर्माता ही जा रहा है। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई अफसर सीबीआई के रडार पर हैं। अब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार कर रही है और दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की तैयारी की गई है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शराब माफिया को फायदा पहुंचाने और राज्य सरकार के राजस्व को घाटा पहुंचाने का आरोप लगा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने समन जारी किया है। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए कल सुबह 11 बजे ऑफिस बुलाया है। सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर शराब घोटाला चर्चा में आ गया। सिसोदिया के ट्वीट पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को भी डिगा नहीं पाए। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। बीजेपी और कांग्रेस को एक बार फिर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल सरकार को घोटालों की सरकार बताया और कहा कि केजरीवाल को अब जाना होगा। घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला ये किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था, वहां 2400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6%, 6% किकबैक। नया इंतजाम। मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी और ये सब गुजरात चुनाव में सिसोदिया के प्रोग्राम को रोकने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उनकी घबराहट हर जगह दिख रही है और आने वाले 1 महीने में मनीष सिसोदिया जी के जो कार्यक्रम लगे हुए हैं गुजरात चुनाव को लेके, गुजरात के अंदर प्रचार को लेके, उसको रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी और कई शराब कारोबारियों के ठिकानों की तलाशी ली थी। दरअसल नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने पर आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो चुन चुन कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकी न सिर्फ गैर कश्मीरी प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि कश्मीरी पंडितों को भी लगातार टारगेट कर रहे हैं। एक बार फिर दहशतगर्दों ने शोपियन में कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी। इसे लेकर पूरी घाटी में उबाल देखने को मिल रहा है। मिलिटेंटों की प्रॉपर्टी को टैक्स करो, टैक्स करो। आज मजबूर हो चुका है सड़कों पे अपना दम तोड़ने के लिए। कृपया करके जान बचाइए। आखिर क्यों बार बार खून से लाल हो रही है घाटी? आखिर क्यों बार बार निर्दोषों की जा रही है जान?
आखिर क्यों बार बार कश्मीर में आतंक सिर उठा रहा है? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर शोपियां में दहशतगर्दों ने कश्मीरी पंडित को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस बार आतंकियों की साजिश का निशाना बने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट। आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की आखिरी यात्रा में पूरा जम्मू ही उमड़ पड़ा। सुबह से ही लोग जुटने लगे। मुश्किल घड़ी में हर कदम भट्ट परिवार के घर की ओर बढ़ रहे थे। आंखें नम थी, दिल में आक्रोश था। हर जुबां पर सवाल थे कि आखिर घाटी बेगुनाहों के खून से क्यों लाल हो रही है। पूरन कृष्ण भट्ट का अंतिम संस्कार जम्मू में किया गया। पूरन के पार्थिव शरीर को शोपियां से जम्मू लाया गया था। पूरन कृष्ण भट्ट की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उनके चाहने वालों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की टारगेट किलिंग के बाद उनके घर पर मातम पसरा है। परिवार में कोहराम मच गया है। उनके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। पूरन घर पर अकेले कमाने वाले थे और अब वो नहीं रहे। मैं बच्चों के लिए इंसाफ चाहती हूँ। बच्चों के लिए बोलती हूँ। मैं बच्चों को कुछ मिलना चाहिए। इनकी एजुकेशन मिलनी चाहिए इनको फ्री में। इनकी जॉब भी नहीं थी। हमारे अपने बाग थे, हम उस पे ही चलते थे। अब ये भी चले गए, उनको कौन चलाएगा। बस बच्चों के लिए मैं मांगती हूँ एजुकेशन, और कुछ नहीं। मिलिटेंटों की प्रॉपर्टी को अटैच करो, अटैच करो, अटैच करो, अटैच करो। पूरन की हत्या के बाद से ही घाटी के लोगों में आक्रोश है और वो अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जम्मू में प्रवासी कर्मचारियों ने पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या के खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला। सर, आज का प्रोटेस्ट ये जो भाई शहीद हुआ है इसको लेकर के कर रहा हूँ। उन सब लोगों की प्रॉपर्टियों को अटैच करो जो उनके सहायता करने वाले हैं, जो शामिल हैं, जो उनका रास्ता दिखाने वाले हैं, जो उनको वेपन मुहैया कराने वाले हैं। उन सब की प्रॉपर्टीज़ को अटैच करो और वो प्रॉपर्टी सारी जो है वो उन शहीदों को दो जिनके परिवारों से जो हमसे अलग हो रहे हैं। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, इसलिए आतंकी बौखला गए हैं। हमला करने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी नाकाम हो गई है। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे उनको हिफाजत देने में, और इतना ही नहीं बल्कि यही जमात अब निकलेगी इनका जो खून है इसको पूरे इलेक्शन में बेचती है, उनसे वोट हासिल करती है। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी पंडित नौजवान को निशाना बनाने की साजिश की है और कोशिश की है, उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। सेना और पुलिस ने चारों तरफ सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है। बहुत जल्द ये साजिश करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी जमींदोज हो जाएंगे।
पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर संगठन ने ली है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं इस साल मई से बढ़ गई हैं। 16 अगस्त 2022 को शोपियां में 2 कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ। 11 अगस्त 2022 को बांदीपुरा में बिहार के मजदूर की हत्या हुई। 2 जून 2022 को कुलगाम में बैंक मैनेजर पर हमला किया गया। 31 मई 2022 को कुलगाम में एक महिला टीचर की हत्या कर दी गई। 12 मई 2022 को बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की गई। 25 मई 2022 को श्रीनगर में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या कर दी गई थी। जब से जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सख्ती बढ़ी है, पाकिस्तान परस्त आतंकियों की बौखलाहट भी बढ़ गई है। 2022 में अब तक 29 लोगों की हत्या हुई है। कश्मीरी पंडित और प्रवासी मजदूर निशाना बनाए जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 28 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई। सुरक्षाकर्मी भी आतंकियों के निशाने पर हैं। पिछले कुछ महीनों से आतंकी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के अलावा बाहरी मजदूर और सरपंचों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों की पूरी कोशिश है कि घाटी में माहौल को खराब किया जाए, लेकिन सेना भी ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए इन आतंकियों के मंसूबों को लगातार विफल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को आज राज्य की विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सुंदर श्याम पर विजिलेंस के ही एक अधिकारी को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करने का आरोप है। विजिलेंस ने सुंदर अरोड़ा को 50 लाख रुपए नकद के साथ पकड़ा है। रिपोर्ट देखिए। विजिलेंस ने बिछाया जाल, पूर्व मंत्री के हाथ लाल। 1 करोड़ का ऑफर, विजिलेंस का रडार, गिरफ्त में सुंदर। आय से अधिक संपत्ति केस, कितने किरदार शेष। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री रहे सुंदर श्याम अरोड़ा पर विजिलेंस ने शिकंजा कस लिया है। जी हां, वही सुंदर अरोड़ा जिसकी कैप्टन सरकार में तूती बोलती थी, जिसके एक इशारे पर विभागों में खलबली मच जाती थी, वो सुंदर श्याम अरोड़ा अब मुश्किलों के भंवर में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार की पगडंडियों पर चलकर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले सुंदर अरोड़ा को विजिलेंस ने अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन ये गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए विजिलेंस टीम को पूरा जाल बिछाना पड़ा था। दरअसल सुंदर श्याम अरोड़ा पर आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है। इसी केस को निपटाने के लिए सुंदर अरोड़ा ने पंजाब सतर्कता ब्यूरो के IG मनमोहन सिंह को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर दिया। 50 लाख रुपए एडवांस पहुंचाने की बात भी हो गई। तय प्लान के मुताबिक सुंदर श्याम अरोड़ा खुद 50 लाख लेकर जीरकपुर पहुंच गए। भ्रष्टाचारी पूर्व मंत्री को रंगे हाथों पकड़ने के लिए दूसरी तरफ विजिलेंस टीम भी तैयार थी। सुंदर को जाल में फंसाने का पूरा बंदोबस्त हो चुका था। सुंदर 50 लाख लेकर तय जगह पहुंचे तो विजिलेंस टीम ने उन्हें धर लिया। गिरफ्तारी के बाद सुंदर श्याम अरोड़ा का मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक सुंदर श्याम अरोड़ा के साथ साथ उनके पीए मनी को भी गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सुंदर के यहां से नोट गिनने वाली छोटी मशीन भी मिली है। सुंदर श्याम के कार्यालय में पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम के औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में सतर्कता ब्यूरो उनके खिलाफ जाँच कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर के पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर है। होशियारपुर में आम आदमी पार्टी के मंत्री ब्रह्मा शंकर जिम्पा ने कहा कि विजिलेंस अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही है। इसमें कोई और भी दोषी पाया गया तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुंदर श्याम की गिरफ्तारी पर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अशलवीन शर्मा का कहना है कि जितनी जल्दी भगवत मान सरकार ने सुंदर अरोड़ा को गिरफ्तार करने में की है, फिर तो मुख्यमंत्री भगवत मान अपने मंत्री फौजा सिंह सरारी के ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं को भी अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सुंदर श्याम अरोड़ा से पहले साधु सिंह धर्मसाल और भरत भूषण आशु को गिरफ्तार किया गया था। अभी भी कई पूर्व मंत्री विजिलेंस रडार पर बताए जा रहे हैं।  ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
चुनावी दौर में कोई भी एक दूसरे पर हमला बोलने से नहीं चूक रहा है। पार्टियों के बीच जुबानी जंग तो जारी है ही, इस बीच अब ऑडियो वॉर भी तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस वीडियो जारी करके एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ट्विटर पर दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है। चुनावी मौसम के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच वीडियो वॉर छिड़ गया है। दोनों पार्टियां वीडियो जारी करके एक दूसरे पर हमला बोल रही है। सबसे पहले बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया गया। इसमें राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पार्टी से जुड़े हालात दिखाए गए। मेरे पीछे आओ भैया, कहां गए सब? बीजेपी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, मम्मी ये दुख काहे खत्म नहीं होता। बीजेपी के जारी किए गए वीडियो में गोवा कांग्रेस के नेताओं का पलायन, गुलाम नबी आजाद के बाद जम्मू कश्मीर में नेताओं का इस्तीफा और राजस्थान संकट भी दिखाया गया है। भारत जोड़, अच्छा किया यहाँ आ गए, मैं थक गया भैया थोड़ा। वहीं बीजेपी के इस वीडियो के बाद कांग्रेस भी हरकत में आई और एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी की मजबूत छवि दिखाने की कोशिश की। इसमें उन्हें सुल्तान के तौर पर दिखाया गया। राहुल गांधी का ये वीडियो ट्वीट किया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने। वीडियो में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लो मोशन में उनको चलते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में गाने के बोल हैं, देखो देखो अंगार है सुल्तान। तो एक तरफ चुनावी पारा चढ़ चुका है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों के लिए ये वीडियो कितने फायदेमंद या नुकसान पहुंचाने वाले साबित होंगे, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ये देखो सब डाल रहे हैं रिजाइन। मम्मी ये दुख खत्म काहे नहीं होता है? खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी का कहना है कि ये बैंकिंग यूनिट लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए स्थापित की गई हैं। इस रिपोर्ट में समझिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट से आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। साल 2022-2023 के आम बजट में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 2 चीजों पर एक साथ काम किया है। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना, पारदर्शिता लाना, और दूसरा वित्तीय समावेशन। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। आइए आपको बताते हैं कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट से आपको क्या-क्या फायदा होने वाला है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एक स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट है। इसमें डिजिटल बैंकिंग की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये एक सेल्फ सर्विस और पेपरलेस सिस्टम है। डीबीयूज में ग्राहक सेविंग्स अकाउंट खोलने, अपने खाते में बची राशि पता करने, पैसे भेजने, सावधि जमा निवेश के अलावा क्रेडिट, डेबिट कार्ड और लोन के लिए आवेदन जैसे काम कर सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-2023 के बजट में देश भर के 75 जिलों में डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की थी। पीएम मोदी का फोकस देश में डिजिटल सुविधाओं पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने का है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत के सामान्य नागरिक का जीवन आसान बने। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इसी दिशा में एक कदम है। हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को
ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के सामान्य आदमी को सशक्त करना है, उसे मजबूत बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 5 राज्यों में विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक क्षेत्रों में महाकाल मंदिर कॉरिडोर लोकार्पण को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी का विश्लेषण डॉक्टर जगदीश चंद्र ने द जेसी शो में किया। देखिए सर, अगर हम 5 राज्यों की बात करें 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने या फिर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, इन चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक क्षेत्रों में ये बात चल रही है कि जो लोकार्पण किया है अभी महाकाल लोक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। क्या इस आकलन से आप भी सहमत हैं? देखिए, मास्टर स्ट्रोक बन गया, सोचा नहीं था। सोचा था सिंपल भगवान शिव के सामने बैठेंगे, आराधना करेंगे, बैठ के मन की तसल्ली होगी, माला का जप करेंगे, 1-2 घंटे देखेंगे, वहाँ पे मन खुश होगा, लौट आएंगे। अब उसका बाई प्रोडक्ट ये है कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, क्योंकि क्लीन स्वीप है मध्य प्रदेश में, यूँ मानिए आप जो है, तो बाई प्रोडक्ट हो गया एक तरह से मास्टर स्ट्रोक। मैं नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने सोच के किया होगा, क्योंकि उनका एजेंडा ओरिजिनल है, धार्मिक स्थानों के जीर्णोद्धार का एजेंडा उनका ओरिजिनल है। इट इज़ नॉट वन ऑफ द इलेक्शन विनिंग टैक्टिक्स और टूल्स फॉर मोदी।